नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कश्मीर से हिंदू कर्मचारियों का पलायन शुरू और अलीगढ़ में पत्रकार को गोली मारी। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। गाजियाबाद में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट 3 का आगाज कर रहे थे। मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी पावर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय भारत की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। इस सुपर पावर के दम पर देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 से अधिक शहर की आबादी 15 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, जो बड़ी संभावना बना रहे हैं। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे। आज इनकी संख्या 78 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में 1 GB डेटा करीब 200 रुपये का पड़ता था। आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपये हो गई है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इतना सस्ता डेटा है। 2014 में देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर था। अब देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई 28 लाख किलोमीटर के पार कर चुकी है। 2014 में देश में 100 से भी कम, यानी 100 भी नहीं, 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था। आज ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या भी 2.25 लाख को पार कर गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब हम अपने फैसले को 1 साल या 5 वर्ष तक सीमित नहीं रख सकते। इसी कारण सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए सभी निवेशकों का धन्यवाद है। यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण सबके सपने पूरे करेगा। उत्तर प्रदेश ने 2017 में अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की थी और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली 20 सेक्टोरियल पॉलिसीज को भी हम लोगों ने उद्यमिता, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्रम, भूमि आवंटन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, पर्यावरणीय अनुमोदन, निरीक्षण, विनियमन, कर भुगतान आदि के क्षेत्रों में रिकॉर्ड 500 से अधिक सुधार हम लोगों ने इस दौरान लागू किए। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कॉम्प्लायंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किए। डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के रूप में 29 विभागों की 349 सेवाएं आज इन्वेस्टर्स को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती हैं। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया। और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60 लाख ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा, तो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। गाजियाबाद में ITS मोहननगर में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। गाजियाबाद में कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने किया। DM RK सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 3 करोड़ से कम निवेश करने वाली सबसे अधिक इकाइयाँ हैं। इतनी अधिक संख्या में इकाइयाँ होने से न सिर्फ नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, बल्कि बड़ी संख्या में जिले में आयात निर्यात बढ़ा है। जिले में 2500 करोड़ का पूंजी निवेश भी हुआ है, जो जिले की बेहतर तस्वीर बयां करता है। VK सिंह ने कहा कि जो उद्यमी जिले में निवेश चाहते हैं, अपनी इकाइयां लगाना चाहते हैं, उन्हें सरकार योजनाओं के लाभ के साथ ही पूरा सहयोग देगी। स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग उन्हें मिलेगा। इसके बाद लखनऊ में चल रहे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। जिले में 3 करोड़ से भी अधिक निवेश करने वाली 45 इकाइयों द्वारा करीब 2500 करोड़ का निवेश किया गया है, तो वहीं 3 करोड़ से कम निवेश करने वाली 160 इकाइयों ने भी 350 करोड़ का निवेश किया है। इन सभी उद्यमियों को केंद्रीय मंत्री VK सिंह द्वारा लाइव प्रसारण के उपरांत पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नई चीजें सामने आ रही हैं। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई ने स्वीकार कर लिया है कि उसके गिरोह ने ही हत्या कराई है। हरियाणा के गैंगस्टर ने हत्या से जुड़ी जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई गिरोहों में प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है। हर एक गिरोह सिद्धू की हत्या का बदला लेने की घोषणा कर रहा है। हरियाणा के गैंगस्टर भूपी राणा ने सिद्धू की हत्या के बारे में कोई भी सूचना देने पर 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। उसके फेसबुक पेज पर यह सूचना दी गई है। दिल्ली के नीरज बवाना गैंग ने भी हत्या का बदला लेने की बात कही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी चुप्पी तोड़ दी है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस ने कबूल किया है कि उसके गैंग ने ही मूसेवाले को मरवाया है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि कॉलेज के वक्त से ही विक्की मिद्दुखेड़ा उसका भाई था और उसके ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ और फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सिद्धू हत्याकांड में उसके गैंग का हाथ है, ये वो स्वीकार करता है। बिश्नोई के इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के अलावा उसके गैंग को जेल के बाहर भी ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल है। मूसेवाला के कत्ल को 5 दिन हो गए हैं। कत्ल में पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि कनाडा तक के कनेक्शन सामने आ चुके हैं। कत्ल से पहले सिद्धू के घर के बाहर रेकी करते हुए और कत्ल के बाद भागती हुई गाड़ियों की CCTV फुटेज भी मिल चुकी है। यहाँ तक कि कत्ल के बाद भागने के लिए लुटेरों ने जो ऑल्टो कार लूटी थी, पुलिस ने वो भी बरामद कर ली है। कुछ गैंगस्टरों ने कत्ल में अपना हाथ होने की बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से स्वीकार करनी शुरू कर दी है। इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार का बचाव किया है। केजरीवाल ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, नई सरकार को थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। इसके पहले 2 इंसिडेंट्स हुए थे। पटियाला का हुआ था, एक वो बॉम्ब ब्लास्ट, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट था, और जैसे ही हुए थे 24 से 48 घंटे के बीच में उसको सॉल्व कर लिया गया था। तो मैं समझता हूं कि अभी नई सरकार है, नई सरकार पूरा प्रयास कर रही है, विपक्षी पार्टियों को भी और सब लोगों को मिलकर अपने को पंजाब को आगे बढ़ाना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर घाटी के हालात बिगड़ चुके हैं।
हिंदू सरकारी कर्मचारी दहशत में हैं। उन्होंने कश्मीर से पलायन शुरू कर दिया है। घाटी से 1800 लोगों के जम्मू की तरफ कूच करने की सूचना है। सरकार लोगों में विश्वास नहीं जगा पा रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 48 घंटे के भीतर हुई दूसरी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगहों पर प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। साथ ही जम्मू की ओर सामूहिक पलायन करने का फैसला लिया है। उन्होंने सभी साथियों से काजी कुंड की नवयुग टनल के पास एकत्र होने को कहा है। खबर है कि अब तक 1800 कश्मीरी पंडित समेत 3000 से अधिक सरकारी मुलाजिम घाटी छोड़ चुके हैं। श्रीनगर के इंदिरानगर इलाके में लगातार दूसरे दिन भी सख्त पाबंदियां रहीं। जहां जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां मोहल्लों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती रही। किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी उनके पास तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह की खबरें कश्मीर घाटी के लगभग सभी स्थानों से मिल रही हैं। कश्मीरी पंडितों के कैंपस को बाहर से बंद कर दिया गया है। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या के बाद से दहशत और बढ़ गई है। एक कश्मीरी पंडित महिला कर्मचारी का एक वीडियो संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें महिला जम्मू की ओर रवाना होने की अपील करती नजर आ रही हैं। वह कह रही हैं कि अब बहुत हो गया, हम कई वर्षों से यहाँ हैं, लेकिन आज जो स्थिति है वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए सभी कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि घाटी छोड़कर जा रहे हैं। अब सरकार पर निर्भर है कि वो नौकरी दे या न दे। बरमूला जिले की वीरवन पंडित कॉलोनी के अवतार भट्ट ने बताया कि अब प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला कर लिया गया है। आए दिन हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कश्मीर माइनॉरिटी फोरम की ओर से भी बयान जारी किया गया है कि विजय कुमार की हत्या के बाद विशेष बैठक में फैसला लिया गया है कि कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाए। अब अल्पसंख्यकों के पास कश्मीर में कोई विकल्प नहीं रहा है, इसलिए जम्मू की ओर पलायन कर रहे हैं। कई जगह पर कश्मीरी पंडितों ने पलायन करने की कोशिश की, लेकिन कॉलोनियों के बाहर सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस बीच अनंतनाग के मट्टन से करीब 21 परिवार, बारामूला से 5, शेखपुरा से 12, श्रीनगर से 7 परिवार निकल चुके हैं। एक कश्मीरी पंडित ने बताया कि इससे ज़्यादा लोग निकले होंगे, क्योंकि लोग सुबह सवेरे निकल गए, उसके बाद किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया था। सूत्रों के अनुसार घाटी में करीब 8000 कर्मचारी हैं, जिनमें से 1800 ऐसे हैं जिनके साथ 3 या 4 पारिवारिक सदस्य भी रहते हैं। करीब 1300 को ट्रांजिट कैंप में आवासीय सुविधा मिली है, जबकि बाकी किराए के घर में रहते हैं। राहुल की हत्या के बाद करीब 1800 कश्मीरी पंडित घाटी से जम्मू की ओर पलायन कर चुके हैं। यहाँ के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी भारी भीड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। कश्मीर की घटना को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान आया है। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि सरकार फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त है और लोग मारे जा रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन्स नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का मामला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है, और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। अलीगढ़ में एक पत्रकार को गोली मारी गई है। बाइक पर सवार 2 आरोपियों ने पत्रकार मुकेश गुप्ता को गोली मार दी। पुलिस ने बाइक बरामद कर ली है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
जनपद अलीगढ़ में भारत समाचार के पत्रकार हैं मुकेश गुप्ता। आज ये अपने दो साथी संजीव और प्रमोद इनके साथ मंडी क्षेत्र अंतर्गत एक पेड़ के पास एक जगह बैठ के कुछ खा पी रहे थे। वहीं इनका कहना है कि वहीं पास में एक अन्य युवक जो वहाँ पहले से बैठा था कुर्सी और तखत डाल के, वो इनके पास आया और इनके साथ बदतमीजी करने लगा। जब इनके द्वारा उसको मना किया गया, टोका गया, तो उसने विशेष तौर से जो मुकेश गुप्ता हैं इनकी ओर इशारा करते हुए इनके साथ अत्यधिक बदतमीजी की एवं आक्रामक हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया जो इनके लोअर एब्डोमेन क्षेत्र में लगा। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और इनको लेकर मेडिकल कॉलेज आई है। मेरे एवं अन्य अधिकारी द्वारा इनसे मेडिकल कॉलेज में इनको मिला गया, इनसे हालचाल लिए गए, साथ ही जानकारी जुटाई गई और वहीं एक अन्य टीमें जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज आदि देखने के लिए और अन्य धरपकड़ के लिए लगा दी गई। इसमें 2 संदिग्ध जो हैं इनसे पूछताछ भी शुरू की गई है और अन्य संदिग्ध भी जो मंडी क्षेत्र अंतर्गत हैं उनको अभी देखा जा रहा है। यहाँ यह भी अवगत करा दें कि जो मेडिकल कॉलेज है इसमें प्राथमिक चिकित्सा के बाद जो इनके स्कैन आदि कराए गए थे तो डॉक्टर द्वारा एक बुलेट पेल्विक एरिया में बताई गई है और डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया है कि इनकी सेहत अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो निगरानी लगातार बनाए हुए हैं। इस पूरे प्रकरण के संबंध में हर पहलू पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और इन अपराधियों को, बदमाशों को शीघ्र धरपकड़ करते हुए इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। साहिबाबाद के शहीद नगर इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां भेजी गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। यहां बड़े नुकसान का अंदेशा है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक गोदाम में ट्रांसपोर्ट परिसर में खड़े कई ट्रकों वाहनों में भयंकर आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाए जाने के बाद गोदाम से संबंधित लोगों ने बताया कि अंदर लाखों रुपए का सामान रखा गया था, जलकर खाक हो गया। सीएफओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 5 बजे फायर विभाग को सूचना मिली थी कि शहीद नगर इलाके में गोल्डन लगेज ट्रांसपोर्ट के गोदाम में आग लगी है, जिसके बाद फायर की टीम यहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। ये शहीद नगर मेट्रो के पास में पूरा गढ़ी का वो है मोहल्ला, उसमें बड़ा गोदाम है, उसमें आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ द्वारा आग को बुझाया जा रहा है और आग काफ़ी मीडियम फैल चुकी है। किसी तरह की जनहानि कोई वो नहीं है, आग को बुझाया जा। आग की भीषणता को देखते हुए नोएडा से भी दमकल की 2 गाड़ियों को बुलाया गया। वहीं गाजियाबाद की करीब 1.5 दर्जन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग 2 युवकों को बेरहमी से पीट रहे हैं। जांच में ये वीडियो गाजियाबाद के टीला मोड़ का निकला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ व्यक्ति एक युवक के साथ में मारपीट करते हुए दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी करने पर यह क्षेत्र थाना टीला मोड़ से संबंधित होना पाया गया। पीड़ित से लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में सड़क पर स्टंट की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी लगातार हो रही है। बाइक पर सवार युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं कोई स्टंट की वीडियो नहीं बनाऊंगा। स्नातक की परीक्षा में जातिगत सवाल पूछने का आरोप है। इस पर वाल्मीकि समाज भड़क गया है। समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि प्रश्न पत्र बनाने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा महानगर ने डीएम के माध्यम से पीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर बीए परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछने पर विरोध जताया है। महासभा ने अपने ज्ञापन में कहा कि आगरा जिले में प्रकाशित बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र में वाल्मीकि समाज से संबंधित जातिगत सवाल पूछा गया है। इसका विरोध पूरा वाल्मीकि समाज करता है। साथ ही ऐसे प्रश्न पत्र तैयार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जाती है। हमें जानकारी लखनऊ से प्राप्त हुई थी कि बीए के 2nd ईयर के पेपर में एक सवाल आया है कि भंगी किस जाति का नाम है। तो चूँकि भारत सरकार ने संविधान में इस शब्द को असंवैधानिक घोषित किया हुआ है, उसके बावजूद बार बार इसकी पुनरावृत्ति का होना ये साबित करता है कि देश में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो समाज में टूट फूट पैदा करना चाहते हैं।
जो नफरत थी, जो ख़त्म हो चुकी थी लगभग, उसको पुनः शुरू करना चाहते हैं। तो हम जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनती करने के लिए आए हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिन लोगों की सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के प्रश्न पत्र छप रहे हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। और जो भी इस प्रश्न पत्र को बनाने वाला व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसकी मानसिकता जो है वो घृणित रही होगी, इसीलिए उसने इस सवाल को इसमें ताका है। तो हमारा निवेदन है कि उसके खिलाफ SC/ST की धारा में, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और वो जेल जाए, ताकि उन लोगों को भी सबक मिले कि देश आगे बढ़ रहा है ताकत के साथ, भारत की एकता अखंडता पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, उसको जो तोड़ने की साजिश लोग हिंदुस्तान में बैठे हुए रच रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महासभा का कहना है कि इस तरह से हिंदू समाज की एकता को खतरा पैदा होगा। भगवान वाल्मीकि आस्था का केंद्र है। महासभा ने प्रकरण के दोषियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने और SC/ST एक्ट में FIR करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।